हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापन। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं नया चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हालांकि हमने 10th चैप्टर भी पढ़ा है, समझा है, जो वृत्त से रिलेटेड ही था, राइट बच्चों। अब 12th चैप्टर भी है तो वो भी वृत्त से रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड, बट इसमें हम कुछ डीप में जाकर सम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ, एक बात और ध्यान से समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एग्जाम में डेफिनेटली सम पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब 12.1 हमारी जो एक्सरसाइज है, मैं इसे समझाने के पहले वृत्त से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज आपको देती हूँ, ठीक है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली समझाऊंगी, राइट बच्चों। तो चलिए अब देखिए, वृत्त तो सभी समझते हैं वृत्त क्या होता है, बट वृत्त के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप देखिए। देखो बच्चों, वृत्त इस तरह का सर्कल, गोल शेप, हमने बचपन से पढ़ा है, ये होता है हमारा वृत्त, ठीक है। अब ये जो मैंने आउटलाइन बाउंड्री खींची है, ये वृत्त की क्या कहलाती है? ये वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि, राइट बच्चों, जिसे इंग्लिश में सर्क्यूम्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। अब वृत्त के अंदर पिक पॉइंट, इसे हम कहते हैं केंद्र। ये क्या कहलाता है? केंद्र, और इसे हम नाम देंगे ओ। तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र बिंदु। क्या हो जाएगा बच्चों? वृत्त का केंद्र बिंदु, ठीक है। अभी हमने वृत्त में देखा, ये आउटलाइन जो बाउंड्री है, ये वृत्त की परिधि है, और ये वृत्त का बीच में जो पिक पॉइंट होता है, केंद्र होता है, वो वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से हम कहीं भी रेखा खींचें, इस तरह किधर भी आप रेखा खींचो, वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। देखो मैं दूसरे ड्रॉ में समझाती हूँ। यहाँ तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। ये वापस से हमारा वृत्त हो गया, इसका केंद्र ओ हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, केंद्र से परिधि, मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी क्या है? बाउंड्री, परिधि। परिधि को, केंद्र से परिधि को जो रेखा टच करती है, उसे क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। इसे मैं नाम दे देती हूँ पी, इसे हम कहेंगे त्रिज्या। ध्यान से समझिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वो दूरी भले ही यहाँ से यहाँ तक हो, वो दूरी केंद्र से यहाँ से यहाँ तक हो, बट परिधि को टच कर रही तो वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस, जिसे आर से संबोधित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है? आर से, राइट। ठीक ऐसे ही ये हमने तीसरा पॉइंट त्रिज्या समझा है। अब देखिए, वापस से मैं सर्कल बनाती हूँ। ये तो हो गया हमारा केंद्र, राइट, ये हो गई हमारी परिधि। अब देखो, मैं एक रेखा खींचती हूँ। सपोज मैंने यहाँ से केंद्र को होते हुए इस तरह से ये रेखा खींची है, तो ये रेखा हमारी क्या कहलाती है? ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को टच करे। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से ड्रॉ बना देती हूँ। ये हमारा केंद्र बिंदु है। ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को टच करे, लेकिन केंद्र से होकर जाए। कहाँ से? केंद्र से। वो क्या कहलाता है? वो वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वृत्त का व्यास, जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और डी से संबोधित करते हैं, राइट। तो ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त का व्यास। अब देखो, व्यास का मान क्या होता है? व्यास का मान होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है? व्यास। ये देखिए कैसे। देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक आर है, और दूसरा आर यहाँ से यहाँ तक, हो गए 2 आर। तो जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट समझते जाइए, क्योंकि हमें सम में आपको यूज होंगे, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, राइट बच्चों। अब व्यास का मान ये है, तो त्रिज्या का, तो देखिए r इक्वल्स टू डी अपॉन में 2। पूरा व्यास, उसका आधा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो r है, मतलब इंटू जो 2 में है वो डिवाइड में चले गया, तो ये आपका r का मान आ गया, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। अब तीसरी चीज़ हम समझते हैं इसके आगे। वापस से मैं एक वृत्त बना लेती हूँ। वृत्त का केंद्र O, ये वृत्त की परिधि। अब मैंने एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये भी परिधि से परिधि को टच करती है, ठीक है, लेकिन ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को तो टच करती है बट केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, वो क्या कहलाती है? जीवा। उसे क्या कहते हैं हम? जीवा। ये भले कहीं भी खींची गई हो, यहाँ खींची गई हो, इस तरह से यहाँ कहीं भी खींची गई हो, बट केंद्र से होकर ना गुजरती हो, ये आप ध्यान रखना। जीवा और व्यास में यही डिफरेंस है कि यहाँ भी परिधि से परिधि तक टच है बट ये केंद्र से होकर जाती है, और ये भी परिधि से परिधि तक टच है, ठीक है, बट ये केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो ये वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। राइट बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का आयतन नहीं होता है बच्चों, राइट, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आयतन का मीन्स क्या? किसी भी वस्तु में है कोई भी चीज़ फील करना, जैसे गिलास है, गिलास में पानी भरना, तो पानी भरना है, उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। बट वृत्त जो होता है उसका कोई आयतन नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है। कितनी, और क्षेत्रफल का मीनिंग क्या है? कितनी जगह पर वो चीज़ घिरी हुई है। तो ये जो अंदर का पूरा ओवरऑल जितनी भी जगह है वो वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक वैसे ही वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है जिसे हम सी से संबोधित करते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्क्यूम्फ्रेंस। इसे हम बोलते हैं 2 पाई आर। क्या बोलेंगे? 2 पाई आर, जो ये वृत्त की बाउंड्री होती है सर्कल की, ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। चलिए इतना हुआ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसको बीच में से जब हम काट देते हैं तो ये हाफ ऑफ आधा आधा डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। देखो मैं यहाँ पर और बता देती हूँ, ये है हमारा अर्धवृत्त। क्या कहेंगे इसे बच्चों? अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त है तो देखो ये पूरा तो अर्धवृत्त का व्यास हो गया, देख रहे हैं आप ड्रॉ के अंदर, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r त्रिज्या कहलाएगी। और ठीक वैसे ही जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, तो ये जो लाइन है जो केंद्र से परिधि, ये क्या है? आधी परिधि है, परिधि को टच कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, राइट। तो आया आपको समझ में? ये होता है हमारा अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो मेरा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, राइट बच्चों, पूरे वृत्त के लिए है, बट मुझे हाफ चाहिए तो हम डिवाइड में 2 लगा देंगे, तो ये मेरा अर्धवृत्त हो जाएगा। आया आपको समझ में? अब देखिए ये तो हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल में भी पाई, वृत्त की परिधि में भी पाई आ रहा है। तो पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। तो अगर पाई के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पाई क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप राइट लगाएंगे, राइट बच्चों। अब पाई का मान होता है 22/7 और दूसरा पाई का मान होता है 3.14। जब आप 7 को 22 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.14, राइट। इनका यूज़ करना है, यदि हमें सम में ब्रैकेट में कहा गया है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे या फिर पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, तो फिर हमें उसी वैल्यू को रखना है। बट अगर सम के अंदर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ऑलवेज पाई का मान हम 22/7 रख सकते हैं। आंसर 3.14 से भी आ सकता है, बट एज यू विश, राइट बच्चों। तो हुआ इतना क्लियर। अब यहाँ तक तो मैंने चैप्टर मतलब बेसिक जो हमें चैप्टर में यूज़ होगा, बेसिक पॉइंट्स जो वृत्त से रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड, वो समझाया है। अब जो हमें चैप्टर में कुछ चीज़ें और इनसे हटके हैं जिनका यूज़ हमारे 10.2 एक्सरसाइज में होगा,
10.1 के अकॉर्डिंग इतना मैंने समझाया है। अब 10.2 के अकॉर्डिंग छोटी छोटी चीज़ें आप देख लीजिए। चलिए मैं वापस से बना रही हूँ सर्कल। अब थोड़ा सा हम डीप में जाके समझेंगे। ये हमारा सर्कल, ये हमारा केंद्र O, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने समझाया था यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ तक भी मैंने एक और त्रिज्या खींची। अब इसे ऐसा मान के चलिए बच्चों, ये एक तरह से हमारा पिज़्ज़ा है, ठीक है। हंसिएगा मत, इसी तरह से जल्दी आप कैच कर लेंगे। मैं सारे सम इसी अकॉर्डिंग कराऊंगी। एक तरह से ये हमारा पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़े में से एक ये पीस, त्रिज्या से त्रिज्या, आप देख रहे हैं त्रिज्या से त्रिज्या को यहाँ पर एक पीस इस तरह से काटा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा। तो इसे लघु और इसे दीर्घ कहेंगे। तो लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये देखिए, तो ये लघु, अब ये त्रिज्या से खंडित हुआ है, ठीक है, ये रही त्रिज्या, तो इसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। वृत्त खंडित हुआ है, आपका पिज्जा खंडित हुआ है। और ये जो बड़ा वाला वाइट वाइट भाग है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। अब देखिए मान लो हमें सब में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें दीर्घ त्रिज्या खंड पता ही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में से या पूरे पिज्जे में से ये जो पीस है इसको माइनस कर देंगे, मतलब लघु त्रिज्या खंड माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। आया आपको समझ में, दैट्स क्लियर बच्चों। ये तो हो गया। अब त्रिज्या खंड तो हो गया, अब वृत्त खंड क्या होता है, वृत्त खंड भी समझिए। ये रहा हमारा वृत्त। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको, ये वृत्त है, इसका एक छोटा हिस्सा, ये जो छोटा पार्ट है ये क्या है, लघु, और ये क्या है, दीर्घ। ये क्या है बच्चों, दीर्घ। तो अब मान लो ये हमारा वृत्त है, इसमें से एक छोटा पीस काट दिया जाता है इस तरह से, इस शेप में, तो उसे हम लघु वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। आया समझ में, क्योंकि ये त्रिज्या से होते हुए नहीं काटा गया, ध्यान से समझना, ये त्रिज्या से होते हुए काटा गया था तो इसे लघु त्रिज्या खंड कहा था, और ये त्रिज्या से होते हुए नहीं काटा गया तो इसे लघु वृत्त खंड कहेंगे। और ये जो वाइट वाइट आप हिस्सा देख रहे हैं ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। आया आपको समझ में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके जो फॉर्मूलेस हैं, ये जो मैंने चारों आपको पॉइंट समझाए, इनके जो फॉर्मूलेस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी बच्चों, राइट। क्योंकि अभी हम 10.1 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक उसका समझा ही दिया है, और इसके फॉर्मूले में 10.2 जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो फॉर्मूले और उसमें काफ़ी डीप में जाके ये सभी पॉइंट्स आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। बहुत ही अच्छा सम, अच्छे सम हैं और स्टार्टिंग में इजी है प्लस इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं सम पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब वो एक बड़े वृत्त की त्रिज्या याद करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, मतलब इन दोनों की जो परिधि है उनके योग के बराबर उस बड़ी परिधि की, बड़े वृत्त की परिधि की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, ठीक है। बुक सामने ही रखिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, ये रहा हमारा एक सर्कल जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है हमारी। फिर एक दूसरा दे रखा है, उसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। इसे हम R1 बोल देते हैं, इसे हम R2 बोल देते हैं, ठीक है। अब इनकी जो परिधि है, इनकी परिधि का योग मतलब जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर। ये जो बड़ा सर्कल है इसकी परिधि के बराबर, और इसकी जो त्रिज्या है उसे हम R मान लेते हैं जिसे हमें ज्ञात करना है। तो आया आपको सम समझ में, करें स्टार्ट हम।
चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, R1 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों का मैंने जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो लिख ली है। अब माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसे हमें फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं R। ठीक है, तो माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या R है। अब ये प्रथम वृत्त, ये द्वितीय वृत्त, तो हम प्रथम वृत्त की परिधि, हमें सम के अंदर इनकी परिधि पूछा है तो फॉर्मूला भी आप परिधि का लगाओगे, जिसे हम बोलेंगे सर्क्यूम्फ्रेंस। इंग्लिश में अभी मैंने आपको समझाया था, सी से संबोधित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1। क्यों? क्योंकि मैं प्रथम वृत्त की बात कर रही हूँ, राइट बच्चों। तो 2 ऐसा का ऐसा, पाई ऐसा का ऐसा, R1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 19। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रही हूँ। ठीक है, ठीक वैसे ही हम निकालेंगे द्वितीय वृत्त की परिधि। द्वितीय वृत्त की परिधि हम किस नाम से लिखेंगे, C2 इक्वल्स टू 2πr2। ठीक है, अब 2πr2 में 2π तो ऐसा का ऐसा, अब R2 ये रहा आपके सामने। R2 कितना सेंटीमीटर है, 9, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एनी डाउट? ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कहा है, हमें कहा गया है जो बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की हमें परिधि निकालनी जिससे हमारे पास R निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि C इक्वल्स टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस C1 प्लस C2। बड़े वृत्त की परिधि के लिए भी मुझे 2πr लेना पड़ेगा, और यहाँ पर C1 कितना है, अभी आपके सामने आया, 2π ब्रैकेट में 19 प्लस C2 2π ब्रैकेट में 9। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2πr ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 2π एक 2π कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 19 प्लस 9। दैट्स क्लियर बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2π से 2π कैंसल, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 प्लस 9, और 19 प्लस 9 का मीन्स होता है 28 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वृत्त है, जो हमारा यहाँ पर बड़ा वृत्त था, उसकी त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों, r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और इजी है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या कहा है ध्यान से समझिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। वापस से दो वृत्त हैं, पहला वृत्त 8 सेंटीमीटर का है उसकी त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, यहाँ पे पहले वाले सम में भी त्रिज्या थी, यहाँ भी त्रिज्या थी, बट पहले वाले सम में हमें परिधि दे रखी थी और यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्षेत्रफल का, राइट। ठीक वैसे ही सॉल्व करना है हमें। चलिए ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर, तो R1 इक्वल्स टू त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर, राइट। फिर एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या हो गई R इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों वृत्तों के, ये 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इन दोनों वृत्तों का जो योग है, वो योग इनका जो क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बट हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इसकी त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी, बड़े वृत्त की। तो आया आपको समझ में? तो R1 हम यहाँ लिख देते हैं, दिया है R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या R, ठीक है,
आर है और यही हमें फाइंड करना है बच्चों। अब फिर से प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, अब हम क्षेत्रफल लेंगे क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल ही बराबर है बड़े वृत्त के। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल A1 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर पाई आर 1 स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों? पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, पाई ऐसा का ऐसा R1 क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, क्षेत्रफल होता है तो हमेशा सेंटीमीटर मीटर के साथ स्क्वायर लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा A2 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 2 लेनी है हमें। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में 6 स्क्वायर, 6 6 36 पाई। अब ये देखिए, एरिया फर्स्ट एरिया सेकेंड, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। राइट बच्चों, चलिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। A1 कितना है बच्चों? ये रहा 64 पाई, प्लस A2 हो जाएगा 36 पाई। अब पाई आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ से हम दो तरफ पाए हैं तो एक कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा 64 प्लस 36। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी पाए तो कैंसिल कर देते हैं बच्चों। राइट, अब यहाँ पर बचा आर स्क्वायर, 64 और 36 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 100। कितना आएगा? 100। और मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो ये आया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर मत लगाना क्योंकि हमारी क्या है? त्रिज्या। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आई बच्चों? 10 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर? आया आपको समझ में? चलिए, ये 2 सम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको कैलकुलेशन करना अच्छे से आ जाएगा। देखिए, मैंने ड्रॉ बना के रखा है, मैं सम पढ़ देती हूँ बुक के अंदर। देखो, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बुक तिरछा कर रही हूँ मैं। देखो बच्चों, आकृति 12.3 आप देख रहे हैं, ये ड्रॉ देख रहे होंगे, आपकी बुक में भी है। ठीक है, ये जो तीसरा सम है ये इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी क्या है? ये आपके सामने लक्ष्य है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं गोल्ड के बाद फिर सेकंड पे रेड, थर्ड पे ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्हित हैं। ठीक है, अलग अलग कलर्स में चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गोल्ड का, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सब अलग अलग 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में है। राइट, अब अंक प्राप्त करने के लिए, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें गोल्ड का भी क्षेत्रफल, रेड का भी, ब्लू, ब्लैक, वाइट, 5 का क्षेत्रफल हमें फाइंड करके बताना है। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये हो गया हमारा सबसे पहले गोल्ड का, फिर इसके बाद हमारे पास रेड का है। रेड के बाद आपके पास रेड के बाद हमारे पास ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद वाइट है। ठीक है, चलिए, ये 5 पार्ट हो गए। अब सबसे पहले दिया है, क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दी है? दिया है पट्टी की चौड़ाई, पट्टी जो है उसकी चौड़ाई, ये आप देख रहे हैं। गोल्ड का जो व्यास है वो तो 21 है, बट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सबका कितना दे रखा है? चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है।
अब हमें गोल्ड की त्रिज्या नहीं पता है, गोल्ड का क्या पता है, व्यास पता है। तो हम सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोल्ड की त्रिज्या जिसे हम देंगे R1 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। और व्यास आप समझते हैं पूरी रेखा जो परिधि से परिधि को टच करती है, बट मुझे चाहिए त्रिज्या, तो इसका हाफ कर देंगे। तो आंसर आएगा 21 का हाफ 10.5 सेंटीमीटर। तो ये R1 मतलब गोल्ड की त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। अब आप सभी के 10.5 नहीं लेंगे, देखो ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है। अब मुझे रेड की त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, इन दोनों को मिला देंगे तो रेड की त्रिज्या आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर रेड की त्रिज्या जिसे हम R2 कहेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 10.5 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 21 आ जाएगा, राइट बच्चों। ये हो गया R2। वैसे ही हम तीसरा जो ब्लू है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक मुझे 21 पता है, इसमें 10.5 प्लस कर देते हैं, तो हमारा R3 मतलब ब्लू की त्रिज्या आ जाएगी। तो 21 प्लस 10.5 तो 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 31.5। देखिए मैं पहले बता देती हूँ, सम है इजी, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कंप्लीटली आपको अच्छे से आता है तो फिर इस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। और वैसे भी आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में जो भी बच्चा आता है उसका बेसिक पॉइंट तो क्लियर रहते ही हैं, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन में आपको समझाती जाऊँगी, तो आप समझते जाइएगा। अब ये तो हो गई बच्चों तीसरा जो ब्लू है, त्रिज्या इसकी भी निकल गई। अब 4th नंबर पे ब्लैक है, तो अब मुझे ब्लैक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या चाहिए ब्लैक की, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 31.5, इसके आगे 10.45 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगी त्रिज्या R। 31.5 पहले से है, इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 42, कितना आ जाएगी हमारी त्रिज्या, 42 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही R5 वाइट है, तो अब यहाँ पे भी 42 प्लस 10.5, तो एटलीस्ट आया हमारा 52.5 सेंटीमीटर। ये देखिए सभी वृत्तों की मैंने त्रिज्याएं निकाली है। अब जो त्रिज्याएं निकल गई हैं तो इनका क्षेत्रफल निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें बच्चों क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड का, ध्यान से देखिएगा, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड का। तो गोल्ड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि गोल्ड फर्स्ट नंबर पे है तो R1 लगाना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई R1। अब देखो मुझे इसकी त्रिज्या नहीं दे रखी थी, 10.5 थी, तो आप 10.5 का भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यास जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से हाफ करती नहीं हूँ, पॉइंट में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं व्यास और त्रिज्या दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 21/2 इसकी त्रिज्या, पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 से कैंसिल करोगे 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर बचा 11, 21 और 3। अब कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 11 3 ज़ा आपका 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेबल बाय 2। इनका मल्टीप्लाई करोगे 21 का 3 टाइम तो 63, ठीक है, कैरी आया 6, 3 यहाँ लिखा, 21 का फिर 3 टाइम 63 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 63 में 69, कितना आ जाएगा बच्चों, 69। और डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल। और किसका, गोल्ड का। हमारे पास गोल्ड का क्षेत्रफल आ चुका है, राइट बच्चों। अब गोल्ड का आया तो मुझे किसका निकालना है, रेड का। तो अब रेड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा रेड है और मुझे कितना हिस्सा चाहिए, ओनली ऑन इतना क्षेत्रफल ही मुझे बताना है, राइट। तो पूरे रेड में से हम जो भी गोल्ड का क्षेत्रफल आया उसको जब हम माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट हमारे पास ओनली ऑन रेड का क्षेत्रफल बचेगा, राइट बच्चों। तो देखिए रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल
अब यहाँ पर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। r2 स्क्वायर क्यों? क्योंकि रेड दूसरी त्रिज्या है। पाई का मान, हाँ इसमें से हम ये भी कर देते हैं पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें गोल्ड का घटाना है। तो पाई का मान हो जाएगा बच्चों 22/7। और r2 त्रिज्या r2 कितनी है 21, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ माइनस कर दूँ, बट मेरे को यहाँ पर सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आया है 346 पाई r स्क्वायर। r1 का स्क्वायर अभी मैंने सॉल्व किया था, कितना आया 346.5। राइट बच्चों। अब 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब नीचे कुछ भी नहीं है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 66 मल्टीप्लाई बाय 21, यहाँ पर आ जाएगा 346.5। राइट बच्चों। अब हम 21 का 66 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 6 ज़ा 126, तो यहाँ पर 6 के लिख देते हैं, 12 आपका कैरी आ जाएगा। राइट। फिर वही बात आ जाएगी 126, 12 6 ज़ा, तो फिर 12 ऐड करोगे, आई थिंक आपका 138 कितना आ जाएगा 138। ठीक है। और 6 ऐसा कैसा -346.5। अब हमें इसमें से इसमें माइनस करना है, तो देखिए मैं आपको एक बार माइनस करना भी बता देती हूँ। 1386 हमारा है, उसमें से हमें माइनस करना है 346। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट को हमेशा अलग रखिएगा। ठीक है। ये विदाउट पॉइंट था तो, और ये पॉइंट वाला था, तो इसे पॉइंट को मैंने अलग रखा और मन से एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिजिट की ज़रूरत है, तो मैंने मन से 0 ले लिया। ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा कैरी लेके, पॉइंट का ऐसा पॉइंट नीचे, 15 में से 6 9, यहाँ पर 4 3 में से 3 0 1, तो आपका आंसर आएगा रेड जो क्षेत्रफल है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आपको समझ में? मैंने डायरेक्टली माइनस भी कर दिया है बच्चों। तो ये आपका हो गया गोल्ड का क्षेत्रफल और ये हो गया रेड का। अब हम निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? ब्लू का क्षेत्रफल। तो देखो आप यहीं पे ड्रॉ में भी समझते जाइए, ब्लू का क्षेत्रफल। अब ब्लू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 नहीं पाई r3, क्योंकि ब्लू हमारा 3rd नंबर का राउंड है। ठीक है, सर्कल। तो पाई r3, इसमें से हमें माइनस करना है पाई r2 स्क्वायर। मैंने अभी समझाया था, जो हम ब्लू निकालेंगे उसमें से इतना हिस्सा रेड गोल्ड दोनों मिलाकर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा ओनली ऑन ब्लू, ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा, जो कि ब्लू का क्षेत्रफल होगा। राइट बच्चों। चलिए अब पाई का मान ना रखते हुए यहाँ पर मैं सिर्फ पाई रख रही हूँ। आप समझ जाइए क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, अभी बताती हूँ मैं आपको। और r3 त्रिज्या, r3 कितनी है 31.5 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देते हैं 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे पाई ऐसा का ऐसा, और r2 त्रिज्या अभी मैंने आपको बताई थी, r2 त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 21 का होल स्क्वायर। 31 का 31, हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, और 31.5 मल्टीप्लाई बाय 31.5, मतलब 31.5 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2 टाइम करना है। पाई ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक चीज़ मल्टीप्लाई करने में मैं समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी बच्चों, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको भी आती है और समय वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 992.25। पाई ऐसा का ऐसा, 21 का 21 में अभी मल्टीप्लाई किया था, 441 कितना आया था हमारा 21 का 441 पाई ऐसा का ऐसा। ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाओगे कैसे? अभी मैंने समझाया था 992.25 पॉइंट है, लेकिन ये मेरा विदाउट पॉइंट है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और मन से मैं 2 0 लगा देती हूँ। ठीक है। ये आप सीख जाइए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस, बाकी जहाँ डिजिट की ज़रूरत हो आप मन से 0 लगा सकते हैं। यह आ गया 25, 2 में से 1 गया 1, 5 5, तो आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 551.25 पाई। बट अभी इन्हें पाई की वैल्यू नहीं रखी है। राइट बच्चों। अब हम क्या करेंगे 551.25
पाई की जगह मैंने आपको बताया था या तो 22/7 या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1732.5। मैंने अभी कहा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसे आपको ही सॉल्व करना है और अपना आंसर चेक करना है। अभी मैंने लिख दिया है। अब बारी है ब्लैक। अब हमें ये 4th नंबर पे आप देख रहे हैं, अब हमें ये जो बड़ा सर्कल है, ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल इक्वल्स टू πr4 का स्क्वायर माइनस πr3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारा r4 त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर है और r3 की त्रिज्या अभी मैंने बताई 31.5। तो यहाँ पर हम पाई ऐसा कैसा रखते हैं बच्चों, r4 अभी मैंने बताया 42 का होल स्क्वायर, पाई ऐसा कैसा r3 ये रही आपके सामने 31.5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 31.5 का होल स्क्वायर। जब आप 42 का 42 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 1764 पाई, ठीक है। पाई ऐसा कैसा 42 का 42 में मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया है। 31.5 तो अभी आपके सामने ये मैं लेके आई थी 31 का कितना आया था 992.25 पाई ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 71.75। अभी जो मैंने जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट माइनस करना सिखाया ठीक वैसे ही आपको भी करना है। और दोनों पाई में से एक पाई ये रहा। अब आपको पता है अभी हमें पाई की वैल्यू रखनी है। क्या करना है बच्चों, पाई की वैल्यू रखनी है। 771.75 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू। अब देखो इतना बड़ा मैं मल्टीप्लाई करूँगी समय बहुत अधिक लगेगा, इससे बेस्ट है कि आप सॉल्व कीजिएगा और जो मैं आंसर लिख रही हूँ उससे टैली कीजिएगा। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका ब्लैक क्षेत्रफल का आंसर आ चुका है, राइट। अब मैं ड्रॉ में बता देती हूँ। अब हमें लास्ट में ओनली ऑन वाइट का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मैंने बताया था सम बड़ा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन बेस क्लियर है, अच्छे से कैलकुलेट आप कर लेते हैं तो ये सम इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब हम निकालना है लास्ट वाला वाइट। तो हम क्या करेंगे, गोल्ड से लेकर तो यहाँ तक ब्लैक तक के जितना भी क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे तो दैट्स योर आंसर वाइट। और वाइट की त्रिज्या भी मैं बता देती हूँ, ये रहा r5 कितनी दे रखी 52.5 और r4 की 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे वाइट का क्षेत्रफल, जो वाइट सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों वाइट का क्षेत्रफल। अब वाइट का क्षेत्रफल πr5 स्क्वायर लेस देन πr4 स्क्वायर, ठीक है। पाई ऐसा का ऐसा बच्चों, आर अभी मैंने त्रिज्या बताई थी r5 कितनी थी 52.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई ऐसा का ऐसा, और r4 की त्रिज्या कितनी बताई थी मैंने ब्लैक की 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 52.5 इन दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आपका आएगा 2756.25 और पाई ऐसा का ऐसा। 42 का 42 में अभी मैंने किया था 1764 पाई। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। हम घटा देते हैं, उसके बाद आंसर देखें क्या आता है। घटाएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 992.25 और पाई की वैल्यू अभी रखनी है, ठीक है। मैं हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है बच्चों, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। 0.25 पाई का मान आ जाएगा 3.14। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल मैंने लिख दिया है बट मल्टीप्लाई सभी के आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपके आंसर एग्जैक्टली आ जाएंगे। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 3, राइट बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट सेकंड सम है
वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना है पहिए का व्यास? जो पहिया होता है वो वृत्त का ही शेप का होता है, राइट बच्चों। उसका व्यास दे रखा 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, मतलब 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती? 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता होगा। मतलब उसने बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन, ना उसने दूरी पूछी ना समय पूछा है, बस उसने पूछा है कि जो 10 मिनट में कार चली गई, तो उसका जो पहिया है उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, ये उसका क्वेश्चन है। आया आपको समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लो यहाँ से यहाँ तक एक कार जा रही है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कार बना दी है, ठीक है बच्चों। अभी जो कार का पहिया है ये 80 सेंटीमीटर का है व्यास, इसका जो व्यास है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, मतलब 10 मिनट में जितनी भी दूरी तय करता है उसमें ये पहिए कितनी बार रिवाइज घूमते हैं, वो उनका काउंटिंग, मतलब उनकी गिनती बताना है कि कितनी बार चक्कर लगाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है, कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी। सबसे पहले हम 10 मिनट में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो 60 मिनट में, ध्यान से समझना, मुझे 10 मिनट की दूरी निकालनी है पॉइंट टू पॉइंट। 60 मिनट, 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है कार? 66 किलोमीटर। अभी सम के अंदर हमें ये पॉइंट दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है। तो 10 मिनट में कितनी दूर? तो पहले हम उसकी दूरी निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे बच्चों, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 11। एटलीस्ट आपका आंसर क्या आया है? 11 किलोमीटर। क्या आया है बच्चों? 11 किलोमीटर। बट मुझे 11 किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? किलोमीटर है तो मुझे मीटर में इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मीटर में। तो किलोमीटर से सम सॉल्व नहीं होता है, और किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया आपके सामने 11,000 मीटर, मतलब 10 मिनट में वो 11,000 मीटर दूर कार चली जाती है, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, हमें पहिए का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? पहिए का व्यास। व्यास जिसे हम डी से संबोधित करते हैं 80 सेंटीमीटर, राइट। अब ये भी सेंटीमीटर है, तो इसे भी हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का डिवाइड कर देते हैं, राइट बच्चों। तो ये आ गया आपका मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब सम को सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ मानते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट क्या निकालनी है? नंबर ऑफ सर्कल, मतलब कितनी बार वो पहिया चला है, कितने चक्कर उसने लगाए 10 मिनट में। तो माना कि कार के प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, ठीक है। प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, अरे चक्करों की संख्या क्या मान लेते हैं हम? n। क्या मानेंगे बच्चों? n, ठीक है। किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हम नंबर ही लेते हैं, तो n मान लिया मैंने। अब एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा सर्कल जो है वो वृत्त की परिधि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मेरे पास त्रिज्या नहीं है, तो मैं व्यास का फॉर्मूला लगा रही हूँ, पाई डी, ठीक है। पाई डी इंटू n नंबर, ठीक है, लगाएगा चक्करों की संख्या जिसे हमने n माना है, इक्वल्स टू, आपको ध्यान रखना है, चली गई दूरी। यहाँ पर क्या लिखेंगे?
कितनी दूर वो पहिया गया है। तो कितनी दूर गया है अभी मैंने निकाल के आपको बताया था, 11,000 मीटर। कितनी दूर गया है बच्चों? 11,000 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 11,000। पाई का मान 22/7। डी व्यास कितना दे रखा है? 80 अपॉन में 100 मीटर हो गया। ये भी मीटर, ये भी मीटर। और नंबर ऑफ पहिए का जो नंबर वो चक्रों की जो संख्या है उसे हमने n माना, वो ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, n को यहीं रहने दीजिए, 11,000 ऐसा का ऐसा। ये दोनों चीज़ डिवाइड में है। किस में है बच्चों? डिवाइड में। तो आ जाएगी आपके मल्टीप्लाई में, 7 × 100। ठीक वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएंगे? डिवाइड में। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अब हम कैंसिल करते हैं। 11, ये 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए। 11 1 ज़ा 11, 2 0 ऐसे कैसे? 11 2 ज़ा 22। फिर 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 ऐसा का ऐसा। फिर हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 4 से 25 कैंसिल नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, बट 100 तो हो सकता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बचा 2, 4 5 ज़ा 25। अब आपके पास बचा 25, नीचे सारा कैंसिल हो चुका है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 देन मल्टीप्लाई बाय 7। तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625, मतलब 25 में 25 का स्क्वायर 625 होता है, मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, कैरी आया 3, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, कैरी आया 1, 7 6 ज़ा 42 और 1 43। दैट्स यूअर आंसर। तो उस कार के पहिए द्वारा 10 मिनट में चली गई चक्करों की संख्या 4375 है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर मीटर मत लिख देना, बच्चों से ये मिस्टेक होती है क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या पूछी गई है। तो ओनली ऑन 4375 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 भी हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, वो भी ऑब्जेक्टिव दे रखा है, बहुत ही अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, मैं इजीली समझाती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो हम पहले पढ़ें फिर हम ऑप्शन समझेंगे। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि और परिमाप एक ही होता है। ठीक है, बाउंड्री। तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 पाई 4 या 7। तो डायरेक्टली तो हमें तुक्का नहीं लगाना है, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर हम चारों ऑप्शन में सही आंसर चुनेंगे। तो देखिए क्या कहना है उनका। ये जो मान लीजिए क्वेश्चन 5th, ये है हमारा वृत्त। ठीक है, अब वृत्त की जो परिमाप है, वृत्त का जो परिधि है, परिमाप है 2 पाई r, वो बराबर है किससे? वृत्त के क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? ये दोनों जब आपस में बराबर हो तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया परिधि किसके बराबर है? क्षेत्रफल के। एनी डाउट? चलिए अब आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर भी पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर बचा 2r, यहाँ पर r स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं r इंटू r, क्योंकि 2r है। अब आप देख रहे होंगे ये एक r इंटू में, ये एक r इंटू में, दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर बचा 2 इक्वल्स टू r, और करके मैं लिख देती हूँ r इक्वल्स टू 2 मात्रक या इकाई। तो आप चारों ऑप्शन में देखते हैं कि 2 कहाँ पर है, a में, b में, c में या d में। दैट्स यूअर आंसर। तो चलिए आप देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट ही हमें मिल गया है 2 मात्रक, पाई भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं, तो आप एटलीस्ट आपका आंसर है 2। आया आपको समझ में? चलिए आज ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। राइट बच्चों, तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, डाउट हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। राइट बच्चों, ये इतनी मेहनत मैं आप सभी के लिए ही कर रही हूँ। दैट्स इट।